नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हैं। नमस्कार, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अंबर जी, वंदे thank you so much for inviting me. Always a pleasure to be on your show. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय शो। अभिषेक जी, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी खबरें आती है, लेकिन आज सुबह से एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने बुलावा भेजा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बुलावा है इसलिए क्योंकि एससीओ सीएचजी की मेजबानी अक्टूबर 15-16 पे पाकिस्तान कर रहा है इस्लामाबाद में, और इसका इन्विटेशन मोदी जी को आया है। अब सवाल ये है कि मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे या किसी और को भेज देंगे। हालांकि जो अब तक भारत सरकार का या खासतौर से मोदी गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है पाकिस्तान को लेकर, अगर वो जाते हैं तो सारा जीरो हो जाता है। आप किस तरह से इनविटेशन को देख रहे हैं? क्या मोदी जी जाएंगे या किसी और को भेजेंगे या बिल्कुल नहीं जाएंगे? देखिए अंबर जी, पहली बात तो मैंने आपका पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम देखा था ना, थॉरोली लाइक्ड इट, बट एनीवेज वो फिर कभी तो ये पाकिस्तान ने मोदी जी को नहीं भेजा, एससीओ ने भेजा। उनकी मजबूरी थी, कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास। तो अब क्या करेंगे जाके मोदी जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ मीनिंगफुल तो निकलना नहीं है, ये आपको भी पता है अंबर जी, हमको भी पता है। वही ढाक के 3 पात, वो बड़ा जिसे कह दीजिए अरे उनको लगा हुआ क्योंकि पाकिस्तान से गुजर के मोदी जी का विमान निकला, तो उनको लगा हुआ पाकिस्तान से जहाज निकल गया तो मोदी जी तो आ ही जाएंगे। हाँ, आज सारा दिन मुझे याद हो गई यार। आपने भी इंटरनेशनल ट्रेवल किया, मैंने भी खूब किया है। मतलब वो नहीं होता जब आप के सामने जो टीवी जैसा लगा रहता है उसमें वो पाकिस्तान के एयर स्पेस है, जबकि इंटरनेशनल एयर स्पेस है। हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। आई मीन वो देखिए, वो पूरी पूरी कंट्री का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो क्रिपल्ड कर दिया गया। वो सोच नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। वो अजीब सी उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, या जो जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, वो किसी और के समझ में नहीं आता। ये उसी का नतीजा है कि एयर स्पेस से गुजर गया इंडिया का विमान। और ये नॉर्मल चीज है, वही कहाँ से गुजरेगा? अगर विमान है तो ये वो किसी के एयर स्पेस से ही गुजरेगा, और तो वो जमीन के अंदर से तो जाएगा नहीं। तो अब ये अगर आपकी न्यूज है, और परहैप्स वो न्यूज वो इसलिए देना चाह रहे थे मेरे ख्याल से अंबर जी, अगर कुछ उसका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम जाए तो वो ये हो सकता है कि आर्टिकल 370 के बाद एयर स्पेस बंद कर दिए गए थे। अब शायद वो एयर स्पेस खोल दिया गया है, तो वो दिखा रहे हैं कि वी हैव शोन दरिया दिली, और हम तो फिर से जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको हम बहाल करना चाहते हैं, नॉर्मलसी की तरफ लाना चाहते हैं। बट पाकिस्तान के साथ आपको भी पता है, ये कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। ये बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है जिसको ठीक करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का संबंध इंडिया से खराब है, या पाकिस्तान का संबंध अमेरिका से खराब है। पाकिस्तान का संबंध अपने आप से खराब है। उस पूरे देश का संबंध अपनी इतिहास से खराब है, अपने कल्चर से खराब है, अपनी भाषा से खराब है, अपने लोगों से खराब है, अपनी आइडेंटिटी से खराब है, अपने फ्यूचर से खराब है। उनको यही नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है। दे डोंट नो कहाँ जाए। तो इसलिए पाकिस्तान के संबंध हमसे या किसी और से तब ठीक होंगे जब पाकिस्तान के संबंध अपने आप से ठीक होंगे। आई मीन द कंट्री हैज सिंपली, जिसे कहिए ना, एक कॉकटेल बना दिया है आइडियोलॉजीज का, जो अब समझ में किसी के बाहर नहीं है। ऐसी मानसिकता बनाई है कि वो किसी को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपका बेसिस ही नफरत है, और नफरत को जब आप इलाज करते जाएंगे तो वो नफरत ही देगी। तो आज वो किसी को पसंद नहीं करते, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदू टू जू टू वेस्ट टू अफ्रीका, वो किसी को पसंद नहीं करते। दे आर जस्ट लविंग देमसेल्व्स, एंड अनफॉर्चुनेटली नो वन लव्स देम। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं इग्नोर करे, बल्कि वो तो पूरे एससीओ को ही इग्नोर कर रहे हैं। कब से एससीओ को भारत उतनी अहमियत नहीं देता, और भारत के लिए एससीओ उतना अहम रहा नहीं है। वो क्यों? एससीओ एक का मीनिंगफुल फोरम हो सकता था, क्योंकि वो एशियन कॉन्टिनेंट का वो फोरम था। उसमें मोस्टली एशियन और सेंट्रल एशियन कंट्री थी, रशिया भी थी। तो इट कुड हैव बीन मीनिंगफुल वो। मगर चाइना की जो एक मानसिकता है ना, चाइना की जो हेजेमनी है, या चाइना जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को देखता है, वो इंडिया के साथ वो अलाइन नहीं करता है। वी सी वर्ल्ड डिफरेंटली, दे सी वर्ल्ड डिफरेंटली। वो दुनिया को झुकाना चाहते हैं, वो दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और हम जो हैं, हम कहते हैं कि हम अगर ग्रो करेंगे तो दुनिया ग्रो करेगी। आपने देखा अंबर जी, जब हम लोग के यहाँ पे कोरोना चल रहा था, तो हम लोगों ने अपना पेट काट के वैक्सीन भेजी, अफ्रीका में वैक्सीन भेजी वो। और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमें कहीं से पहली बार वैक्सीन आई तो वो इंडिया थी, जबकि इंडिया खुद भी स्ट्रगल कर रहा था अपने लोगों को वैक्सीन देने के लिए।
सोचिए कि अगर 140 करोड़ के लोगों में, हमारे लोगों में ये क्षमता नहीं होती कि हम अपना वैक्सीन खुद से बना पाते, तो अंबर जी हमारी क्षमता, हमारा हालत ये दुनिया ने बर्बाद करके रख देना था, हमें ऐसी ऐसी बातें मनवानी थी। तो पॉइंट वही है कि एससीओ जो है वो चाइना की एक जो व्यू पॉइंट है वो चलता है, और वो उसमें कोई मीनिंगफुल टॉक या कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। हालांकि चूंकि इस रीजन का है तो इंडिया को फोरम में, कोई भी फोरम मिस तो नहीं करना चाहिए, हमें उस फोरम पे होना चाहिए ताकि हम अपनी बात तो उठा सके। वो फोरम कितना इफेक्टिव है ये एक अलग बात है। तो एससीओ इज नॉट दैट इफेक्टिव, सार्क भी इफेक्टिव नहीं रहा। बिम्स्टेक एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम उसको, बिम्स्टेक को एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करें, बट पिछले कुछ दिनों से बिम्स्टेक भी उतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहा है। बांग्लादेश आपने देखा बिम्स्टेक का एक मेंबर है वो किस तरफ चला गया है। तो एससीओ इसी वजह से, क्योंकि वो चाइना लेड है, चाइना इनिशिएटेड है, और चाइना अपने अलावा किसी और की बात वहां चलने नहीं देता है। वो तो एससीओ के फोरम से पाकिस्तान की तारीफ कर देते हैं कि पाकिस्तान इज फाइटिंग टेररिज्म फॉर गॉड्स सेक। आप समझ रही हैं जी। जी। लेकिन अभी इस निमंत्रण को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, और ये भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है कि क्या इस मीटिंग में वर्चुअली ज्वाइन करने के लिए नेताओं को अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन जो भी हो, वो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान, खासतौर से मोदी जी के तीसरे टर्म के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहे हैं कश्मीर में। हमने देखा ये किस तरह से उन्होंने इंसर्जेंसी की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद, सारी चीज़ें पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। तो ऐसे में और एससीओ ही एक ऐसा मंच है जहाँ पर पाकिस्तान और भारत एक मंच पर आते हैं, और जो भी कहें जिस तरह से भी एक साथ काम करने में सफल हो पाए हैं एससीओ में। हालाँकि भारत उतना अहमियत नहीं देता है एससीओ को। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच सवाल खड़ा है कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर और आतंकवाद को लेकर जो भारत की माँगे हैं, उन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान समझने और समझने वाला तो है नहीं, कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी? पाकिस्तान भारत पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो तो सबके सामने है। पाकिस्तान भारत पे इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जो भारत को टेररिस्ट मुल्क कहता है। यार, हमारी आपकी हिस्ट्री, हमने कभी किसी पे अटैक ही नहीं किया। हमने लोगों को पनाहें दी, हमने लोगों को, आज अभी पोलैंड गए थे मोदी जी, अंबर जी, और मुझे पूरा यकीन है आपको भी पता ही होगा कि वहां पे जब हिटलर पोलिश बच्चों को मार रहा था, जूइश बच्चों को मार रहा था, तो हमारे गुजरात के एक महाराजा थे, वो वहां गए, उन्होंने 1000 बच्चों को वहां से उठवाया और उन्होंने उनको उनके धर्म के मुताबिक, उनको उनके मान्यताओं के मुताबिक हमारे इंडिया में रखा, और कोई उनसे ये नहीं कहा कि तुम भैया अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर दो और अपनी कल्चर को चेंज कर दो। तो वो भारत ऐसा देश है, यहाँ पे यहूदियों ने पनाह ली, यहाँ पर आपको पता है हर किसी ने पनाह ली, और भारत ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हारी लाइफस्टाइल गलत है और मेरी लाइफस्टाइल सही है। देखिए, तो ये पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है, इसका एक ही डेफिनेशन है कि वी आर नॉट इंडियन और इंडिया एक बैड कंट्री है। तो और जो बात आपने कही कि जब से मोदी जी थर्ड टर्म के लिए आए हैं और कश्मीर में वो इंसर्जेंसी को बढ़ा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि इतने ज्यादा पावर सेंटर है आज की डेट में अंबर जी, की पाकिस्तान अगर रोकना भी चाहे तो मैं आपको ताल ठोक के कह रहा हूँ वो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी आर्मी में ही लड़ाई है। आज देखिए, वो फैज हामिद को उन्होंने पकड़ लिया, उनके जो और कोटरी के लोग थे उनको पकड़ा और उनको ट्रायल में कोर्ट मार्शल में करके गए। ये वही फैज हामिद थे जो जब तालिबान का टेक ओवर किया था तो बिना पूछे आईएसआई के चीफ थे, उड़ करके चले गए थे कॉफी पीने तालिबान के लोगों के साथ। आज कोई उनको पूछता भी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जो ये बंदा है इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है एज पर द लॉज ऑफ द पाकिस्तान, और काजी लोग वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये डिसीजन दिया अपना। वो उनके गर्दन पे हाथ रख के कह रहे हैं डिसीजन चेंज करो। तो कौन पावर है? काजी पावर है, चीफ जस्टिस पावर है। मैं आपको कह रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान आर्मी डिसाइड भी कर ले कि हमें नहीं करना इनको, भाई पाकिस्तान की आर्मी ने डिसाइड किया है ना कि हम वो टीटीपी को नहीं अलाउ करेंगे, क्या टीटीपी रुक रहा है उनसे? उन्हीं के अंदर में टीटीपी के जो जिसे कह लीजिए सिंपैथाइजर्स बैठे हुए हैं। द कंट्री इज इन कंट्रोल ऑफ नो वन। वो किसी के बस में नहीं है वो कंट्री।
उस उन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी को हाईजैक कर लिया है और हर आदमी का जो गुट है उसका इस्लाम अलग है दूसरे से, सब अपने अपने इस्लाम को लागू करने पे चुने। वरना मैंने तो सुना ये जो चीफ जस्टिस साहब थे ये भी बड़े रिलीजियस व्यक्ति थे, बहुत रिलीजियस व्यक्ति थे, उनसे ज्यादा रिलीजन तो इनको नहीं पता होगा। अब क्लेम तो यही है, एटलीस्ट वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो लॉ की सबसे अच्छी जानकारी उस समय एटलीस्ट अथॉरिटेटिवली तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को होनी चाहिए। काजी लोग गए, वो घुस गए, वो अच्छा बताइए, आप अगर घुस रहे हो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में तो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? जो मैंने आज सुना कि उनके बेंच में घुस के उन्होंने कहा बदलो जी इसको लिखो, वो डर गए, कांप रहे थे मारे डर के। या कौन पावर है वहां पे? कोई पावर नहीं है। पाकिस्तान इज इन द हैंड्स ऑफ नो वन। द कंट्री को सिर्फ वाकई में दो लोग चला रहे हैं, अल्लाह और मुल्ला। No one else। बिल्कुल। अगर भारत से ऑफिशियल दौरे की बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज अंतिम एक वो दौरा था पाकिस्तान का। जी, जी, हालाँकि मोदी जी भी बाद में गए, लेकिन क्योंकि मोदी जी और नवाज़ शरीफ के काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके शहबाज शरीफ सत्ता में हैं और इससे पहले भी थे। अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए और वो नहीं हो पाया जैसी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मतलब अच्छे ही रिश्ते थे। वो पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी एक बयान आता है, कभी दूसरा बयान आता है। भारत के पक्ष में बयान देते हैं कि हाँ, हम उनके साथ रिश्ते और ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, फिर वो बयान वापस ले लेते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, कहां से अगली रोटी आएगी उनको नहीं पता है। 40 करोड़ लोग होने वाले हैं, पैसे नहीं है कंट्री में, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, इकोनॉमिक्स डूब चुकी है, शैडो इकोनॉमिक जो है वो मेन इकोनॉमिक से ज्यादा बढ़ी हुई है। उसके बाद जो कंट्री है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। आपने देखा वो जर्मन बेचारी महिला गई थी, आप प्रोटोकॉल देके आप मिनिस्टर को बुला रहे हो, अपना बैग रख दो, किसी लेडी का बैग रख सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास। हाँ बताइए, ये दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान। आप एक वो मिनिस्टर है यार, अब उसको जो भी चेकिंग होनी थी एयरपोर्ट पे हो गई, अब वो आपके सॉइल में आ गई, प्रधानमंत्री से मिलने जा रही, कह रही हो वो भी लेडीज का बैग रख दो। पासपोर्ट है उसके तो वैसे भी चेकिंग नहीं होती ना। हाँ भाई, वही कह रहा हूँ भाई, चले आपने अगर बात आपकी बिल्कुल सही, डिप्लोमेटिक की चेकिंग नहीं होती, लेकिन चलो जो करना था एयरपोर्ट पे कर लेते आप, कि बदला लेना कि हमारे भी प्रधानमंत्री का करते हो तो हम तुम्हारा भी करेंगे, चलो भाई। अब वो बाहर आ गई, प्रधानमंत्री के घर में जा रही है, कह रही है, उसने भी आंख दिखा दी, उसने कहा मैं जा रही हूँ, सबके चेहरे ऐसे हो गए थे, आपने देखा होगा वीडियो जी। तो जब मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में किसी को कुछ पता नहीं है, एडहॉकिज्म चलती है ट्रांजैक्शनल बेसिस पे, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंबरजी की गुड फेथ नहीं है। कंट्री में अंदर इतनी बुगस भरी हुई है, सबसे नफरत इतनी भरी हुई है, कोई आप वो तालिबान के नहीं हुए तो हमारे आपके क्या होंगे? अच्छा बताइए, मोदी जी जाएंगे तो क्या करेंगे? वो तालिबान के पास गए जब ये वो हुआ था सितंबर 11, उन्होंने कहा कि तुम ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। और अमेरिका के पास गए कि ये ओसामा बिन लादेन इनके पास है, हम आपके साथ हैं। दोनों तरफ से गेम खेल रहे थे, किसी भी एक छोटे मोटे तालिबानी नेता को पकड़ते थे और दे देते थे अमेरिका को और डॉलर ले लेते थे। उसके बाद उन्होंने हर साल वो वर्ल्ड वॉर ऑन टेरर के नाम पे वो बिल भेज रहे थे अमेरिका को, इकोनॉमी तो चल रही थी ऐसे। तो पॉइंट है कि ये कंट्री जब तालिबान को धोखा, जो उनके इस्लामिक बिरादर है वो हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, तो हमसे आपसे तो वो नफरत करते हैं, तो आप उन पे क्या ट्रस्ट कीजिएगा? अच्छा मोदी जी चले जाएंगे क्या होगा? वही होगा कि ये एक आम ले लिए जी, एक शाल ले लिए, और जैसे ही वो उधर जाएंगे, ये तो यार ये बड़ा वो है, क्या हिंदू है, ये है वो, यही उनका कहना है। मोदी जी के जाने से पाकिस्तान की औकात बढ़ जाएगी। ये भी बात सही है। पाकिस्तान की औकात पर कोई जाना ही नहीं चाहता उस कंट्री में, और कौन जाए? जो वहां के लोग हैं वो भागना चाह रहे हैं यार। और एक लोग चला रहे हैं, पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है जो एक स्टैंड है टेररिज्म को लेकर, पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित करने की जो एक कवायद है, वो भी कहीं ना कहीं अगर मोदी जी चले गए तो सब जीरो हो गया कि मोदी जी चले गए। टेररिस्ट नेशन है ना, कौन घोषित करे? कोई जाता नहीं है टेररिस्ट नेशन है इसलिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता टेररिस्ट नेशन है इसलिए, कोई बुलाता नहीं टेररिस्ट नेशन है इसलिए, कोई उनको अपने एडमिशन नहीं देना चाहता, जॉब नहीं देना चाहता टेररिस्ट नेशन है इसलिए। भाई दुनिया ने डर के मारे कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस्लामोफोबिया चिपका दोगे आप उनके ऊपर, टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करे तो दुनिया ने चुपचाप से आपको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। जो काम डायरेक्ट नहीं हो सकता था, इनडायरेक्ट हो रखा है। स्वीडन की एम्बेसी बंद, 50 एम्बेसियां पाकिस्तान से आज की डेट में बंद है।
कोई उनको वीजे नहीं इशू कर रहा, बच्चे जा नहीं सकते हैं, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, किसी को अगर बड़ी मुश्किल से मिल भी गई तो वो जाके वहां पे बम बांध के फटने चला जा रहा है, इतनी तो हालत खराब है। सो पाकिस्तान फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस इज अ पाकिस्तान, द आइडिया इज टेररिज्म। भाई पाकिस्तान का पहला जो एक्शन था जब इसको रियलाइज करने की बात हो रही थी, वो डायरेक्ट एक्शन था। ऑल पाकिस्तान नोज इज अ डायरेक्ट एक्शन डे, बिफोर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो डायरेक्ट एक्शन किए जा रहे थे। उनका एक ही सोल्यूशन है, एनु वड दो, इसको गोली मार दो, उसको गोली मार दो, उसको हम उसके विचार से सहमत नहीं है, कोई किसी के विचार से सहमत ही नहीं है। अब आप सोचिए जब चीफ जस्टिस के विचार से लोग नहीं सहमत है तो अब हमारी आपकी तो बिसाती क्या है। सो वो कंट्री को देखिए एक ही चीज बचा सकती है, वो है किताबें, वो है पढ़ना लिखना। मैं उनके स्कॉलर्स को सुनता हूं, वो बैठ के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि हिंदू अपने बारे में, अपनी सिविलाइजेशन के बारे में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके स्कॉलर्स, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे जितनी भी एकेडमियां हैं तो वो डिस्कस करती है चुड़े लोगों भूतों को कैसे भगाएं, गोरा रंग कैसे करें। टीवी पे इस तरह के शोज आते हैं, रंग गोरा कैसे करें, झाइयां कैसे मिटाएं, कैसे जवान लोगों को काला कैसे करें। अरे वो वाला देखा था, एक बड़ा अच्छा था, वो एक डॉक्टर साहब बैठे थे और एक लड़की बैठी थी, दूसरा वाला कोई फोन करके कहता है डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, डॉक्टर साहब का मुंह बड़ा हो जाता है। मैं आप बताइए ना, किसी को कुछ पढ़ा नहीं रहे, लिखा नहीं रहे हैं, वो एक बात जो 100 साल 2000 साल पुरानी है, वही बात पढ़ाए जा रहे हैं। उनके प्राइम टाइम पे ये चलता है, वो जो शोज हैं उनमें ये आता है, स्किन उनका केयर, प्राइम टाइम वही देख रहे हैं भाई। उस प्राइम टाइम को देखने के लिए आपके पास लोहे का जिगरा चाहिए। इतनी नफरत, इतनी फालतू बातें, इतना झूठ। वो एक वो है दीदी, वो जो आती हैं तो हमेशा मोदी जी ये हो जाएगा, मोदी वो हो जाएगा, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। फिजा खान, हाँ डॉक्टर फिजा, बड़ा अच्छा कोई यूट्यूब पे लिखता है फिजा के खित्ते में परेशानी, तो वो सो अब ये यार मतलब आप क्या बात करिए कि ये नफरत जो इन्होंने बो दी है, वो मोदी जी जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने मोदी जी आएंगे जाएंगे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है मोदी जी रहें, भैया पाकिस्तान से हाथ जोड़ दें। जब आपको समझ में खुद से आएगा, आपके अंदर कोई जॉन लॉक पैदा होगा, आपके अंदर कोई लिखेगा कि भाई प्रॉब्लम है अंदर से, तब बातचीत अपने आप करोगे और वही बातचीत बोलोगे जो हम बोल रहे हैं। आप सोचिए अंबर जी, आपको मैं कभी कभी सोच के परेशान हो जाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आया, यहूदी लेके आए कि मोनोथीज्म होता है। उनका यह मानना था कि हमारा एक लास्ट प्रॉफिट आएगा और हमें वो पीस देगा। दो कंडीशन है उनके प्रॉफिट के आने की कि लास्ट प्रॉफिट आ गया, एक तो यहूदियों को पीस मिल जाएगा और दूसरा यहूदियों का टेम्पल आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट किसका आना है? यहूदियों का। चलो एक प्रॉफिट आए जीसस, उनको यहूदी नहीं मानते, उनको यूरोप वाले मानने लगे, उनका प्रॉफिट उनसे छीन के एक नया रिलीजन चला दिया। चलो बेचारे चुप रहे, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि एटलीस्ट जीसस वाज अ जूइश ट्राइब और अब्राहम के डिसेंडेंट थे। इस्लाम में तो अजब ही हो गया, यहूदियों का प्रॉफिट आना है, यहूदियों का। वो प्रॉफिट कोई और क्लेम कर गया और वो आते आते ये हो गया कि यहूदियों को ही खराब कर दिया जो प्रॉफिट आने हैं, कि ये इनसे दोस्ती मत करो, ये घटिया लोग हैं। आप सोचिए अगर आइडियोलॉजिकली कि क्या हुआ उन बेचारों के साथ, कि उनके आइडियाज को लेकर के और उनको ही अंतिम में बता दिया कि ये ऐसे लोग हैं कि इन पे आप ट्रस्ट नहीं करो। आज एक हमारे स्कॉलर जो भी आते हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो बैठ के जूस को पेट भर भर के गाली देते हैं विदाउट ये रियलाइज किए हुए कि ये रिलीजन बेसिकली जुडाइज्म है। और जूस बेचारे तरस गए ये बोलते हुए कि भैया हम नहीं मान रहे, हमारे प्रॉफिट अभी आने हैं, अभी आने नहीं जी, हो गया, खत्म हो गया। तो आप अगर ये इंटेलेक्चुअली नहीं समझ पा रहे हो कि ये स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यहूदियों का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं अपने गॉड को गॉड ऑफ इजराइल है। वो पॉइंट ये कि अगर आप सोचना नहीं चाहते, आप गॉड किसी का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉज आप ले ले हो यार अरबों के। आप अरबों के लॉ से खुद को चलाना चाहते हो। कभी कह रहे हो उर्दू हमारी भाषा है, कभी कह रहे हो फारसी हमारी भाषा है, कभी कह रहे हो अरबी हमारी भाषा है। कौन अपनी जो भाषा है वो अपनी नहीं है, पंजाबी नहीं है, पश्तो नहीं है, सिंधी नहीं है, ये हमारी नहीं है, बाकी सब हमारी भाषा है। आप सोचिए उर्दू को तो क ख ग घ से भी लिख सकते हैं। नफरतों का आराम देखिए। उर्दू इंडियन लैंग्वेज है, क ख ग घ नहीं एक्सेप्ट किया इन्होंने एक्सेप्ट किया अरबिक स्क्रिप्ट। अगर उर्दू का जन्म भारत में हुआ तो भारत की अपनी लिपि है, भारत हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, but you didn't accept the Indian script to write a language which is a fusion of Turkish, Parsi and Arabic with the Hindi.
लेकिन आपने क ख ग घ नहीं लिया, बिल्कुल। आपने लिया अलिफ बेते से, आपने भारत की रोमन नहीं अन्य लिया। रीजनल जैसे लैंग्वेजेज़ हैं, वो सब हिंदी लिपि से ही लिखी जाती हैं। जो देवनागरी लिपि हम जैसे जैसे आप ये देखिए, तुर्किश भाषा भी तो इस्लामिक भाषा होनी चाहिए, वो रोमन एबीसीडी लिखते हैं। जो तुर्किश है वो रोमन एबीसीडी में अपनी भाषा लिखते हैं, लेकिन वही तुर्किश जो सेंट्रल एशियन के हैं वो रशियन अल्फाबेट में अपनी तुर्किश भाषा लिखते हैं। सो ये पाकिस्तान के लोगों को कौन समझाए कि उर्दू जो है तुम क ख ग घ से लिख के भी उतनी ही पाकिस्तान भारतीय भाषा है। हाँ पाकिस्तान जी, में जो उर्दू बोली जाती है, वो भारतीय भाषा है, जो पाकिस्तान जी की बिल्कुल, वो भारतीय भाषा है, वो अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, उसको वो गलतफहमी है। इट्स जी, यूपी बिहार की लैंग्वेज है, ये हमें और आपको पता है। वो जी, खड़ी बिल्कुल। बोली हिंदी है, उसमें फारसी के और तुर्किश के और कुछ अरबीज के वर्ड हैं, बाकी है तो वो बिल्कुल, लेकिन जब तक वो बोलेंगे हम खाते हैं, तुम खाती हो, हम जाते हैं, वो वही है, व्याकरण संस्कृत मानना ही नहीं चाहते। अच्छा, मैं जी, कल सुन रहा था, दो यूरोपियन आपस में बात कर रहे थे कि पूरे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की माँ संस्कृत है। दो यूरोपियन स्कॉलर्स आपस में बात कर रहे थे, आप बोलेंगी तो मैं आपको सुनवा भी दूंगा। वो दोनों ये कह रहे हैं कि संस्कृत जो है वो हम सब के भाषा की माँ है, लेकिन जिनकी गुड, थी उन्होंने उसको छोड़ दिया। जी ऐसे संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, इस मानसिकता का कोई इलाज नहीं है, उनको इसीलिए अपने तो से ये प्यार हाल करना है, चाहिए। वरना ऐसे हाल नहीं होते। हाँ, एग्जैक्टली, खुद से नफरत करें इसीलिए ऐसा हाल है। बिल्कुल, जो आपने अपनी एकदम पहचान से, अपने मूल से, अपने आधार से, अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते, तो वो कहीं नहीं टिकते, ना उनकी कोई पहचान होती है, एग्जैक्टली। ना उनकी कोई अहमियत होती है। अच्छा, कोई क्यों उनकी नफरत करते हैं अपनी जड़ से अंबर जी, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा, ऐसा क्या है इसमें, ऐसी नफरत की बात क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। चलो गलत हो सकता है, कुछ हमारे समाज में बहुत गलतियां रही। हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, वहाँ पर इस्लाम में हमने बहुत ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मुल्लावाद है, या आप कहें मिडल मैन, इसकी वजह से जो इंडियन इस्लाम है, वो इस वजह से ऐसा नज़र आता है। अदरवाइज़ आप इंडोनेशिया चले जाएँ, सऊदी अरेबिया चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, मौलाना मुल्लाओं की, इमामों की हैसियत सिर्फ़ नमाज़ पढ़ाने के लिए होती है, और जो मसले मसाइल हैं, उसको बताने के लिए। इतनी नहीं कि अब आप हर जगह घुसे हुए हैं, हर चीज़ को चला रहे हैं, पूरा देश और सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका रीजन ये है ना कि वो जो अरबिक देश है वो अपने आप को सेक्युलर नहीं कहते, उनका इस्लामिक कोर्ट है प्रॉपर। हमारे यहाँ के जो है ना, ये सेक्युलर भी चाहते हैं, जैसे अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और काजी में लड़ाई हो गई, ये सेक्युलरिज्म और इस्लाम की लड़ाई हो गई। ये तो सेक्युलरिज्म जो हमारा सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलरिज्म है, ये जो कि सिर्फ़ इंडिया में ही डेफिनिशन है, उसकी वजह नहीं से नहीं, हुआ ना। बाय सेक्युलरिज्म मेरा मतलब था कि इंस्टीट्यूशंस, अब हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, वरना उसका एब्सोल्युटली। इस्लामिक तो काजी ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए ना, चीफ काजी ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली वही है, जो कुछ होता है, जैसा होता है, उस हिसाब से तो वहाँ के काज़ी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अदरवाइज़ एग्जैक्टली। चीफ जस्टिस की तो बेचारों की हैसियत ही कोई नहीं है, उनको भीड़ पहुँच गई है उनको धमकाने, मारने, काटने के लिए। अच्छा, अब ये भी हम बावजूद आपको बड़ा बात, जी। कोई मुझे बोला था पाकिस्तान में कि सेकुलरिज्म को यहाँ के लोग लादीनियत समझते, वो है नहीं, लेकिन सही समझते हैं। सेकुलरिज्म लादीनियत ही होता है, वो ला मजहबियत नहीं हो सकता, लेकिन सेकुलरिज्म बेसिकली लादीनियत है, तो वो गलत नहीं समझते, बिकॉज सेकुलरिज्म का मतलब ये दीन से लॉ को अलग करना, तो है वो एब्सोल्युटली। लादीनियत ही, वो ला मजहबियत नहीं है, ये उनको समझाना पड़ेगा। वहां के कुछ स्कॉलर्स भी कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, कह रहे हैं जी सेकुलरिज्म तो लादीनियत नहीं होती, ये एग्जैक्टली लादीनियत है। Secularism is ladiniya. Secularism is a separation of the law from the deen. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ व्हाट सेक्युलरिज्म इज़ ऑल अबाउट। हमारे यहाँ जी। सेक्युलरिज्म का अलग ही चलता है कि आप भी अपना ले आओ, हम भी अपना ले आए, हम सब तांडव करेंगे मिलके सड़कों पे, ये तो ये हाँ, Exactly. खैर I मोदी जी तो नहीं जाने वाले, इतना तो तय है। पाकिस्तान अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।